गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अजिपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज हम हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स या हिंदी में अर्थशास्त्र के बारे में। चलिएगा, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक भाषा का शब्द है। ये शब्द दो शब्दों से मिलाकर के बना है, इको और नोमिक्स। इको का मतलब होता है मनी, या हिंदी में मनी को हम कह देते हैं धन, और नोमिक्स का मतलब होता है स्टडी, या हिंदी में इसका मतलब होता है अध्ययन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो द स्टडी ऑफ मनी इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स, या हिंदी में धन का अध्ययन। धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम दो पार्ट्स या दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और सेकंड होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का हिंदी में मतलब होता है आपका समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र। जहाँ तक मैं बात करता हूँ व्यष्टि की, जहाँ तक मैं बात करता हूँ व्यष्टि की, माइक्रो माइक्रो में बेसिकली एक इंडिविजुअल्स का अध्ययन किया जाता है, या हिंदी में वो अर्थशास्त्र जिसमें एक व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन किया जाए, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाए। इस व्यक्तिगत इकाइयों में हम किसी उपभोक्ता का अध्ययन कर सकते हैं, हम किसी परिवार का अध्ययन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अर्थशास्त्र का वो छोटा सा रूप है जिसमें सामान्यतः व्यक्तिगत इकाइयों का या इंडिविजुअल का ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपके उपभोक्ता या आपका परिवार आ सकता है। दूसरी तरफ समष्टि, जैसा कि नाम से ही पता लगता है समष्टि, इसमें एक व्यक्तिगत का अध्ययन ना करके पूरे के पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें सामूहिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए द स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अध्ययन करना, और इसके साथ साथ कैलकुलेट करना जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो भी पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो एक स्मॉल पार्ट है इकोनॉमिक्स का जिसमें इंडिविजुअल्स का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो का सामान्यतः सतर काफ़ी सीमित होता है, जबकि माइक्रो के कंपैरिजन में मैक्रो का एरिया काफ़ी वास्ट या काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम बात करें पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक अर्थशास्त्री रहे हैं स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के पिता हैं हमारे एडम स्मिथ। या क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके पिता कौन हैं, तो वो भी हैं हमारे एडम स्मिथ। या आपसे कोई क्वेश्चन ये कह देता है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं, तो वो भी हैं हमारे एडम स्मिथ। या आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता है हु इज़ द फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या हिंदी में कौन सा वो व्यक्ति है जिसे पूंजीवादी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, तो वो भी आपके रहे हैं एडम स्मिथ।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सोशल वेलफेयर या समाज सेवा पर ध्यान ना दे करके जिनका इम्पोर्टेंट उद्देश्य है टू अर्न द प्रॉफिट, लाभ कमाना होता है। इसके बारे में हम आज की ही क्लास में आगे पढ़ेंगे। एडम स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो 1759 में 1759 में इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक आई थी, याद रखिएगा, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759 में ये बुक आई थी। इसके राइटर हैं एडम स्मिथ। इसके साथ इस बुक के अलावा इनकी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक रही है जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट बुक थी कि इस बुक ने इस व्यक्ति को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या हिंदी में अर्थशास्त्र के पिता का दर्जा दिया। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक आपकी 1776 में आई। इस बुक में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी या सिद्धांत दिया जिसका नाम था एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज, याद रखिएगा, इस सिद्धांत को हिंदी में पूर्ण लाभ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी में इन्होंने ये प्रूव करके बताया कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी होती है, उसके अंदर योग्यता होती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो उत्पादन करे वस्तुओं और सेवाओं का विद मोर एफिशिएंसी, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ, देन इट्स कॉम्पिटिटर, अपने प्रतिस्पर्धात्मक के कंपैरेटिवली। बेसिकली इन्होंने ये कहा इस थ्योरी में कि पूर्ण लाभ का सिद्धांत ये कहता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है वो उनका उत्पादन बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करते हैं अपने प्रतिस्पर्धा करने वाले के कंपैरिजन में। तो इस थ्योरी की वजह से फेमस बहुत ही ज़्यादा हुए। दूसरी तरफ जहां हम बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के नाम पर नाम आएगा J.M. केन्स का। J.M. केन्स, इनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड केन्स था। देखिएगा, जॉन मेनार्ड केन्स एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये बेसिकली आपके इंग्लैंड से थे। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जो जगह है वो इनका बर्थ पैलेस रहा है। ये पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें 20वीं शताब्दी का 20th सेंचुरी का सबसे पावरफुल इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री रहे हैं 20वीं सदी के हमारे J.M. केन्स। J.M. केन्स ने ऐसी क्या थ्योरीज दी? 1929 से 1936, 1929 से 1936 का टाइम पीरियड रहा है। वो टाइम पीरियड ग्रेट डिफ्लेशन का रहा है, ग्रेट डिफ्लेशन या ग्रेट डिफ्लेशन, हिंदी में इसे वैश्विक महामंदी भी कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जिसका इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे सबसे ज़्यादा आया 1929 से 1930 तक, और विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहलाई जाने वाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगी, और 30 के बाद इसका इम्पैक्ट विश्व की और इकोनॉमीज़ पे भी आया, और सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि 1936 तक आते आते ग्रेट डिप्रेशन या हिंदी में जिसे हम वैश्विक महामंदी कहते हैं, ये बहुत ही भयानक रूप में सामने आ गई थी। ये वो टाइम पीरियड था जब एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार के अवसर बहुत ही ज़्यादा कम थी, गरीबी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था का जीडीपी जो होता है उसमें गिरावट बहुत ही क्या हो रही थी, ज़्यादा। पूरे विश्व को इस वैश्विक महामंदी के दौर से निकाला जिस अर्थशास्त्री ने, उस अर्थशास्त्री का नाम था J.M.
केन्स। यही रीज़न है कि जे एम केन्स को द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, या हिंदी में इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 1936 में 1936 में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इसी थ्योरी के परिणाम स्वरूप पूरे का पूरा विश्व इस महामंदी के दौर से बाहर आया। यही रीज़न है कि जे एम केन्स को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ एक फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट की, कुछ एक फेमस भारतीय अर्थशास्त्रियों की, तो फर्स्ट नंबर पे जो सबसे फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनका नाम रहा है चाणक्य। याद रखिएगा, चाणक्य को हिस्ट्री में विष्णु गुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। 3rd सेंचुरी, तीसरी शताब्दी में इन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। इन्हें द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पहले अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग, इनकी जो पूरी की पूरी शिक्षा है वो रही है हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी से, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये स्कॉलर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये मेंटर रहे हैं किसके, हिस्ट्री के बहुत ही पावरफुल राजा चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके सहायक भी रहे हैं। बेसिकली मौर्य ने इन्हीं के संरक्षण में और राज किया। इतिहास में ये सबसे पहली पुस्तक थी जिसे लिखा था उस समय चाणक्य ने, और इस अर्थशास्त्र को उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। ये अर्थशास्त्र आज की इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अलग थी, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यही था। इस इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में इसने बताया कि किस तरीके से राजा को अपने साम्राज्य को बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करके चलाना चाहिए। और उस समय भी राजा को अपने एम्पायर को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, और पैसा कहाँ से जनरेट होगा और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा ये हमें चाणक्य ने बताया। इसीलिए इन्हें फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया या भारत के पहले अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। इंडिया की तरफ से दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं दादा भाई नेहरूजी। याद रखिएगा, दादा भाई नेहरूजी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या हिंदी में इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के अंदर रह कर के कम और भारत से बाहर इंग्लैंड रह कर के भारत की आज़ादी के लिए ज़्यादा लड़ाई लड़ी। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो लिबरल पार्टी आपकी थी इंग्लैंड में, उससे पहली बार वहाँ की संसद के सदस्य बने। ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वहाँ की संसद के सदस्य बने। ये एक पॉलिटिशियंस भी रहे हैं। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलनों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा रहा है। चाहे वो भारत में सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को मापना हो, भारत में बेरोज़गारी का मापन हो, या भारत में सबसे पहले पॉवर्टी गरीबी का मापना हो, या भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का मापन करना हो, ये सब किए हैं दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी की 1901 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक भी आई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से अगर भारत को अन ब्रिटिश कर दिया जाए या ब्रिटिशर्स भारत से चले जाएं तो किस तरीके से भारत की गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था ड्रेन थ्योरी। हम आगे इकोनॉमिस्ट में ड्रेन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका थोड़ा सा। ड्रेन थ्योरी का मतलब था, दादा भाई नेहरू जी ने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियंस से पैसे कलेक्ट करते हैं टैक्स के रूप में ताकि उनका डेवलपमेंट किया जाए, और किस तरीके से वो पैसे इंग्लैंड पहुँचते पहुँचते बीच में ही उनका ड्रेन हो जाता है और वो पैसे इंडिया में इन्वेस्ट ना होकर के ड्रेन होकर के सारी का सारा चला जाता है कहाँ, ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं दादा भाई नेहरू जी। थर्ड नंबर पे एक फेमस इकोनॉमिस्ट जो भारत की तरफ से रहे हैं उनका नाम है अमर्त्य सेन। मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैं आपको नोबेल अवार्ड पढ़ा रहा था कि अमर्त्य सेन का जन्म शांति निकेतन में हुआ और इनका नामांकन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ नोबेल अवार्ड्स पार्ट 2 को एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अमर्त्य सेन ने 1996 में एक थ्योरी या एक सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र का जिसका नाम था वेलफेयर इकोनॉमिक्स, या हिंदी में इसे कहते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल लोगों के वेलफेयर करने के लिए किया जा सकता है। और इसी थ्योरी के लिए 1998 में इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार मिला, और 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी या इकोनॉमिस्ट रहे हैं अमर्त्य सेन। फोर्थ नंबर पे नाम आता है अभिजीत चौधरी, अभिजीत बैनर्जी की अगर मैं बात करूं, अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये दूसरे भारतीय हैं अमर्त्य सेन के बाद जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड मिला हो। इनकी एक थ्योरी थी जो थ्योरी थी एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। एलिवेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, और पॉवर्टी का मतलब गरीबी। बेसिकली इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से हम वैश्विक स्तर पर गरीबी को उन्मूलन या गरीबी को कम कर सकते हैं, और इनकी इसी थ्योरीज़ के लिए 2019 का इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड मिला। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं भारत की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूं तो ये एकमात्र ऐसे भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने 1990s के दौर में, और पूरा विश्व 1930 की तरह ग्रेट डिप्रेशन के दौर से या वैश्विक महामंदी के दौर से गुजर रहा था। ये वो टाइम पीरियड था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थे, इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के सबसे पहली बार भारत में एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, या लिबरलाइजेशन को हिंदी में कह देते हैं उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में हम कह देते हैं निजीकरण, और थर्ड नंबर पे जी का मतलब होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन को हम हिंदी में क्या कह देते हैं, वैश्वीकरण। तो पहली बार ये भारत में 91 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत करते हैं, और इसी की वजह से इस मंदी का इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। हिस्ट्री में हम आगे चल कर के एलपीजी की पॉलिसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे भी बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। इससे पहले जो भी कंपनीज इंडिया में आती थी, फॉरेन कंपनीज, तो गवर्नमेंट लिबरल नहीं थी, वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती थी, जिससे कंपनीज वापस चली जाती थी। इस टाइम पीरियड में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरल हुई। प्राइवेटाइजेशन, काफ़ी ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें पहले प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने की प्रवेश नहीं थी। 1991 के बाद कई सेक्टर्स में, जैसे एविएशन था, उड्डयन क्षेत्र था या बैंकिंग था, इसमें प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की गई और प्राइवेट कंपनीज़ को पहली बार वहाँ पे लाया गया। इससे कंपटीशन बढ़ा और कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमी या विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अपने दरवाजे खोल देना और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। 1995 में भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना और इसके बाद भारत ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाया। एलपीजी के आने से इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारत में पहली बार एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। कंपनीज एस्टेब्लिश हुई। कंपनीज के एस्टेब्लिश होने के कारण और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, रोज़गार के अवसर जनरेट हुए और इसी के साथ साथ भारत के ऊपर इस डिफ्लेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इसके लिए हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आगे चलेगा ये इकोनॉमिक्स। और सेकंड टॉपिक में आज को आपका, इसके साथ एक और टॉपिक आपको ख़त्म करवा देता हूँ, वो है हमारी इकोनॉमी। देखिएगा, जहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है ए प्लेस, एक जगह। याद रखिएगा, वो प्लेस कोई भी विलेज हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है या कोई देश हो सकता है। ए प्लेस एक ऐसी जगह वेयर जहाँ पर इकोनॉमिक्स इज यूज्ड। इकोनॉमिक्स इज यूज्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर अर्थव्यवस्था का या एक ऐसी जगह जहाँ पर अर्थशास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, हर वो जगह क्या कहलाती है? इकोनॉमी। याद रखिएगा, वो जगह गांव, शहर, कस्बा, राज्य, देश कोई भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के लिए आपको पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं उत्पादन के साधन। देखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हो, मान लीजिएगा मैं इस पेन को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो इस पेन की प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका लैंड, भूमि। सेकंड होता है आपका लेबर, श्रम। थर्ड होता है आपका कैपिटल, पूंजी। और फोर्थ होता है आपका एंटरप्रेन्योर, या हिंदी में जिसे क्या कहते हैं? उद्यमी। एक उद्यमी है, उसके पास कैपिटल भी है, पूंजी भी है। पूंजी से वो लैंड और लेबर को परचेज कर सकता है और किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उत्पादन के साधन बेसिकली 4 ही होते हैं, वो है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, या हिंदी में अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट होती है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हिंदी में हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये वो अर्थव्यवस्था है जिसके फादर रहे हैं हमारे कौन? एडम स्मिथ। देखिएगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या हिंदी में उत्पादन के साधन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का हक होता है। या एक वो अर्थव्यवस्था जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये सभी प्राइवेट सेक्टर के होते हैं।
प्राइवेट सेक्टर या हिंदी में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र या हिंदी में पब्लिक सेक्टर ना के बराबर होता है, वो आपकी कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? कैपिटलिस्टिक। इस टाइप की अर्थव्यवस्था में और सरकार सभी की सभी सेक्टर्स को निजी हाथों में सौंप देती है, और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा या प्राइवेट सेक्टर आएगा तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, और उनका उद्देश्य कहीं पर भी सोशल वेलफेयर या हिंदी में जन कल्याण नहीं होता। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। सेकंड टाइप की जो आपकी इकोनॉमी होती है वो होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, या हिंदी में जिसको हम क्या कह देते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन पे पब्लिक सेक्टर या हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, जहाँ पर मेन मोटो या महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों का वेलफेयर करना होता है, लोगों का जल कल्याण करना होता है, ना कि क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना। इस टाइप की अर्थव्यवस्था आपकी यूएसएसआर या हिंदी में जिसे हम सोवियत संघ कह देते हैं, उस देश में देखने को मिलती है। इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और इस टाइप की इकोनॉमी में, इस टाइप की अर्थव्यवस्थाओं में प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, सारी की सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के अधीन होती हैं। थर्ड टाइप की जो आपकी इकोनॉमी है वो है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, या हिंदी में इसे हम कह देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्लस सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ गुण पूंजीवादी के हो और कुछ गुण समाजवादी के, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ सेक्टर प्राइवेट हो और कुछ चीज़ें पब्लिक सेक्टर के नीचे हो, कुछ चीज़ें सरकार के हाथों में और कुछ चीज़ें उसने प्राइवेट को दे रखी हो, जहाँ पर लोगों का वेलफेयर करना भी एक उद्देश्य हो कि लोगों का कल्याण हो, और जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना भी एक उद्देश्य हो कि ज़्यादा से ज़्यादा या क्या अर्न किया जाए? प्रॉफिट। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन से देश की इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चीज़ की क्लास और चाहिए और आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।